गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली है और आपका PA1 तुरंत दस्तक देगा आपके दरवाजे पर कि भैया आओ, चैप्टर पढ़ा कि नहीं। तो चैप्टर 1 तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आज मैं आप सभी को पढ़ाने चाह रहा हूं, वो भी आधे घंटे के अंदर। आइए समझते हैं। सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट की पहचान कैसे होती है। तो बहुत पहले टेस्ट के आधार पर पहचान किया जाता था। एसिड्स की बात करूं तो वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और अगर मैं बेसिस की बात करूं तो वो कड़वे लगते हैं। और सॉल्ट कैसा लगेगा? सॉल्ट सॉल्ट ही लगेगा, सिंपल सी बात है। पर इसमें दिक्कत थी एक, क्या कि कुछ सॉल्ट्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, और अगर हम उनको टेस्ट करने जाएं तो सीधे 1-on-1 मुलाकात होगी हमारी भगवान से। तो इसीलिए हमने एक बेहतर मेथड अपनाया जिसे हमने कहा इंडिकेटर। अब इंडिकेटर भाई डेफिनेशन वेफिनेशन तुम नोट्स वगैरह ले लेना, नीचे आपके लिंक है नोट्स के लिए, अलग से आपके लिए वेबसाइट ही बना दी गई है पूरी तरह से फ्री। वहां जाओ, नोट्स अवेल कर लो, मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इंडिकेटर्स की। दो टाइप के इंडिकेटर होंगे, एक जो रंग बदलेंगे और एक जो सुगंध बदलेंगे। रंग बदलने वाले कौन कौन से हैं? ये पांच सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे लिटमस के बारे में सवाल पूछा जाता है कि न्यूट्रल मीडियम में क्या कलर होता है? पर्पल। कहां से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइचिन से। ये भैया सीबीएसई का PYQ है, याद रखना। एसिडिक मीडियम में लिटमस का कलर रेड और बेसिक मीडियम में ब्लू। सर याद कैसे रखें? एसिड खतरनाक होता है, रेड याद रखो। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, खत्म। बाकी फिनोप्थलीन काफी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा टर्मरिक जो आपके किचन में ही पाया जाता है। हल्दी को देखो, न्यूट्रल में येलो, एसिडिक में येलो, और जैसे ही बेस आया बोलता है मैं तो कलर बदलूंगा, रेडिश ब्राउन। इसके अलावा फिनोप्थलीन को भी देखो, न्यूट्रल में कोई कलर नहीं दे रहा है, एसिड में कोई कलर नहीं दे रहा है, जैसे ही बेस देखा भाई का अंदर से कलर आया, कौन सा? पिंक। ठीक है, बाकी दो के भी कलर लिख रखे हैं, तो ये सब आप लोग याद कर देना। दूसरा आता है स्मेल वाला। स्मेल वालों को एक स्पेशल नाम दिया गया, क्या? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं भाई? प्याज के टुकड़े कपड़े में डाल दो, 2 दिन के लिए बंद करके रख दो, उसके बाद कपड़ा निकालो, बन गया तुम्हारा एक प्याज वाला स्मेल बेस्ड इंडिकेटर। अब इस प्याज वाले कपड़े पे, जिससे प्याज की दुर्गंध आ रही है, ठीक है, इस पे एसिड डालो, इसके स्मेल में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी भी भैया प्याज की खुशबू आएगी, खुशबू दुर्गंध जो बोलना बोलो, लेकिन अगर तुमने बेस डाल दिया तो काम तमाम। ठीक है, सेम काम आपको वनीला एसेंस से करना है, वही वनीला वाली जो आइसक्रीम खाते हो वही से, उसके साथ, या फिर लौंग के तेल के साथ, क्लोव ऑयल। ये तीनों किसका काम करते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। इस पर भी सीबीएसई सवाल पूछ चुका है, तो दोनों बता दिया। अब देखो, अब आ जाओ नॉर्मल एसिड में, अब आए मॉडर्न तरीके। तो सबसे पहले अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, किसकी? सर एसिड की। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा और करोजिव नेचर के होते हैं, मतलब जलाने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, और मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? पानी ज्यादा एसिड कम, डाइल्यूट एसिड है भाई साहब। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसे कहेंगे? एसिड ज्यादा पानी कम, खत्म। इसके अलावा दो टर्म्स और आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो एसिड पानी में जाके पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए, आयंस बना ले, आगे पढ़ाऊंगा आयंस कैसे बनते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और अगर पार्शियल तरीके से डिसोशिएट हो वाटर में, पार्शियल डिसोसिएशन करे, तो क्या होगा? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल, वीक एसिड के एग्जांपल आगे हम देखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब सबसे पहला रिएक्शन आता है एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। अब देखो, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म देखो। जनरल फॉर्म क्या है रिएक्शन की? कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, और रिलीज क्या होगी बच्चे? रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो, ये 4 रिएक्शन देखो। पोटेशियम HCl से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट बना। ये चारों मेटल्स, कॉपर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कॉपर तो एसिड से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अब ये 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन करोगे, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन होगा कि इन चारों मेटल्स में से सबसे जल्दी पोटेशियम रिएक्ट कर जाएगा, तुरंत रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज। उससे कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम जिंक, और जिंक से एकदम फुस्सी बम निकलेगा तुम्हारा कॉपर। ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि एसिड्स हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे फिर से। एसिड में हाइड्रोजन का कंपाउंड है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है कॉपर, तो ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिविटी वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन चारों की चारों रिएक्शन की अलग अलग रिएक्टिविटी है, कोई जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कोई कम रिएक्ट कर रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है
मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी के कारण। इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, इसीलिए पोटेशियम तेजी से रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्टिविटी सीरीज तुमको मैं पहले ही चैप्टर 1 में याद करा चुका हूं। तो जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी ही तेजी से रिएक्ट करेगा और उतनी ही तेजी से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मतलब जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और एक चीज याद रखना, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, जलती हुई मोमबत्ती आप उसके पास ले आओ जहां से गैस रिलीज हो रही है। अगर गैस पॉप साउंड से जलेगी तो हाइड्रोजन गैस है, और अगर पॉप साउंड से नहीं जल रही है तो हाइड्रोजन गैस नहीं है, कुछ और होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा जब एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करे, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इन दोनों में से किसी से भी रिएक्ट करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज से। आपके सामने एग्जांपल है, एसिड है, सॉल्ट है, क्या बनेगा? कौन सा सॉल्ट है? सोडियम कार्बोनेट, तो सॉल्ट यहां क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट, CO2 रिलीज। अगर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया तो भी CO2 रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन को ध्यान से देखना, ये रिएक्शन ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे अच्छा पूछता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट। होता क्या है, अगेन जलती हुई मोमबत्ती ले आओ, अगर मोमबत्ती से गैस पास हुई और मोमबत्ती बुझ गई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये एक टेस्ट तो आपको आ गया। दूसरा टेस्ट है चूने का पानी, याद है? अरे वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, कैसे? लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है, इधर लिखना था। अगर लिमिटेड सप्लाई में कम अमाउंट में CO2 पास करोगे तो आपको यह रिएक्शन याद आ रही होगी, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, समझे? तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गैस को हमने लाइम वाटर से पास कर दिया, लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की, तो मिल्की क्यों बनता है और कौन सी गैस पास हुई? तो हमेशा याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर आपने कोई गैस पास कराई और लाइम वाटर मिल्की हो गया, मिल्की मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। दूधिया, दूधिया आता है हमारे पास, उसका शाइनी फिनिश याद होगा, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था। तो क्या हुआ? CO2 गैस कंफर्म हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसीलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट या मिल्की अपीयरेंस आया। लेकिन अगर मैं व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, उसके बाद भी CO2 को रोका नहीं, मैंने ट्रांसफर और होने दिया, मतलब ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर किया CO2, तो होता क्या है, आपका जो मिल्कीनेस आया था कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है जो पानी में सॉल्युबल होता है, और जो पानी में सॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट तो बनाएगा नहीं। तो इस पर काफी अच्छा सवाल बनता है, याद कैसे करना है? एक बार CO2 पास किया तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। दो बार पास किया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दो को बाई बोलते हैं ना कई बार, मतलब ऐसे याद करने का ट्रिक है। तो बाइकार्बोनेट का कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया जो पानी में सॉल्युबल होता है। तो क्या हुआ? आपका मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया। सारी चीजें लिखी हुई हैं, नोट्स ले लेना भैया वेबसाइट से फ्री में, नोट्स बहुत काम आएंगे, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला चलते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये चार चीजें जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जैसे मार्बल, लाइमस्टोन, अंडे के छिलके या चौक। तो कई बार एग्जामिनर बोलेगा कि अगर चौक की रिएक्शन करा दी मैंने एसिड से तो कौन सी गैस निकलेगी? तो आप चौक की रिएक्शन नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट है ना ये, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स है। ठीक है, और आपका जो बेकिंग सोडा होता है वही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका नेचर बेसिक होता है, इसीलिए अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन पिला दो, उसका काम हो जाएगा, उसकी एसिडिटी का इलाज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा फिर एक बड़ी अच्छी रिएक्शन आती है जो हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखो, हमने बोला था आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। सोडियम जैसे इसका देखो, कैल्शियम इसका और इसका सल्फेट, प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम सल्फेट। इसका OH और इसका H मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। तो काफी इजी रिएक्शन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद
एसिड की रिएक्शन अगर मेटेलिक ऑक्साइड से कराई जाए तो क्या होगा? जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर बन रहा था। तो यहां से आप एक चीज इनहेरिट करो, कंक्लूड करो कि एसिड के साथ किसी चीज की रिएक्शन हो रही है और वो अगर सॉल्ट और वाटर बना रहा है, मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है, तभी तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं इन जनरल। इसमें एक्सेप्शन है जो थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी इतना ही। क्यों? मेटल ऑक्साइड्स क्या कर रहे हैं? एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, इसीलिए वो बेसिक नेचर के होते हैं। आओ नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट चीज आती है एसिड की, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे फंसते हैं। सभी एसिड्स में आखिर कॉमन क्या होता है? तो पहली रिएक्शन देखो, जब एसिड मेटल से रिएक्ट हुआ था तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। इट मींस सभी एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एवरी एसिड हैव H प्लस आयन? आंसर इज यस और नो ऑल्सो। क्यों नो है? ठीक है, देखो, यस H प्लस आयन्स होते हैं एसिड के पास, बट हम कभी भी H प्लस आयन को H प्लस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? होता क्या है, जब आप एसिड को पानी में डालते हो ना तो वो आयनाइज होता है। यहां क्या लिखा हुआ है? H प्लस एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस। ये एक्वस का क्या मतलब है? होता यह है कि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो जो एसिड का H प्लस आयन है ना, वो वाटर के साथ जुड़ के एक तीसरा आयन बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बना? H प्लस को पानी में डाला। किसी भी चीज को पानी में डालना मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना। इसीलिए अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, तो आप सिर्फ H प्लस आयन नहीं बोलोगे, या तो आप बोलो कि हाइड्रोनियम आयन है इसीलिए एसिड होते हैं, या फिर H प्लस एक्वस बोलो। इसीलिए मैंने ये लाइन लिख रखी है कि हमेशा आपको क्या लिखना है कि एसिड में क्या होता है? H प्लस एक्वस या फिर H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपके सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए सभी एसिड को डिसोशिएट करके लिख रखा है मैंने। देखो सब H प्लस एक्वस बना रहे हैं। ठीक है, ये एसीटेट आयन ध्यान रखना, CH3COO नेगेटिव। बाकी तो आप लोग कर लोगे, ये कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये HCl। पर अब एक यहां से बच्चे ना कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इसका मतलब है सर जिसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन आ गया वो एसिड है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है सर? और आप कैसे प्रूफ करोगे? अरे करेंगे, बिल्कुल प्रूफ करेंगे। वही लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि जिसके पास हाइड्रोजन हो वो एसिड हो। कैसे? आप देखो, ग्लूकोज और अल्कोहल, ये दोनों एसिड है ही नहीं। क्यों नहीं है एसिड? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड हम चैप्टर 4 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अल्कोहल और ग्लूकोज को हम क्यों एसिड के कैटेगरी में नहीं रखेंगे? सबसे पहले क्या करो, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सेटअप आप बना लो। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगा दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो और एक बल्ब रख दो अंदर। सबसे पहले इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी भी एक एसिड का सॉल्यूशन डालो, करंट ऑन करो, आप देखोगे बल्ब आपका क्या करेगा? ग्लो करेगा, चमक मारेगा, चमक मारेगा। मतलब एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये एक एसिड की प्रॉपर्टी है कि ऑल एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर अल्कोहल और ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दिए तो हम उनको एसिड मान लेंगे, और नहीं किए तो हम उनको बाहर फेंक डालेंगे, और ये नहीं करते हैं। जब अल्कोहल और ग्लूकोज, HCl को निकालो, अल्कोहल और ग्लूकोज डालोगे, और जब आप दोनों ही केस में करंट ऑन करोगे बल्ब जलेगा ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन से करंट पास ही नहीं हो रहा है। अगर करंट पास ही नहीं हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, और कंडक्ट नहीं कर रहे तो एसिड नहीं होंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो एक चीज और याद रखोगे कि एसिड्स क्या करते हैं? वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और इस पर सवाल अगर आपका स्कूल पूछता है तो समझ जाना कि आपके स्कूल में दम है, नहीं तो आपका स्कूल रद्दी है। लिख के दे रहा हूं। रिएक्शन क्या हुई? देखो एक्टिविटी में क्या करना, नमक लो, नमक में एसिड डाल दो, H2SO4 एक्वस फॉर्म में। ठीक है, आपको क्या बनते हुए दिखेगा? सोडियम सल्फेट, और एक गैस रिलीज होगी, HCl गैस। HCl ये तो एसिड होता है, तो हम इस गैस के पास एक लाएंगे सूखा लिटमस लाएं, तो हमें जो दिखा वो हम भाई शॉक हो गए, बोले अरे यार ये तो एसिड होता है।
हमने देखा सूखे लिटमस का कलर ही चेंज नहीं कर रहा है, सूखे लिटमस का कलर चेंज ही नहीं कर रहा है ये। तो हमने क्या किया, हमने इस बार लिटमस को गीला किया, लिटमस को गीला किया तब HCl से पास किया, तो इस बार कलर चेंज हो गया। मतलब पानी नहीं था तो एसिड कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है, जैसे ही पानी आया, पानी इसके साथ नहीं आया, पानी गीला करके लाए हम लिटमस, कलर चेंज हो गया। तो यहां से हम एक चीज इन्हें अगेन कंक्लूड करेंगे कि जब भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा तो वो या तो पानी में या तो पानी के प्रेजेंस में दिखाएगा। पानी के एब्सेंस में एसिड्स विल नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। पर ऐसा क्यों होता है? एसिड पानी के एब्सेंस में वो आयोनाइज ही नहीं हो पाता है। आप समझो ना, एसिड एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाता है? ड्यू टू हाइड्रोनियम आयन। कहां गया? H+ एक्वस आयन। हाइड्रोनियम आयन के कारण कोई भी एसिड एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है। और अगर पानी ही नहीं होगा, अगर पानी ही नहीं होगा बच्चे, तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्शन होगा? ठीक है, इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट होता है बच्चे? इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ये क्या, कि आप एक चीज इनहेरिट कर लो कि एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर कब दिखाएगा? या तो पानी के प्रेजेंस में या तो पानी में। ठीक है, यहां पानी का प्रेजेंस था, पानी में तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वाटर में हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा रेन वाटर सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। डिस्टिल्ड वाटर इज अ फॉर्म ऑफ प्योर वाटर। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि जब बारिश नीचे आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट इन दो गैसेस से रिएक्ट करेगी और वीक एसिड की फॉर्मेशन करेगी। CO2 से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड और SO2 से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड। तो ये दोनों एसिड है, तो एसिड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट्स व्हाई रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कंप्लीट डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन। ये यहां पर इसलिए लिखा है कि अब समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, वो पानी में पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, मतलब वो ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस बनाएंगे। और वीक एसिड पानी में पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, मतलब वो कम हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। बात खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आई बात? एसिड्स हमारा खत्म। अब एसिड को जब डाइल्यूट करेंगे, मतलब पानी ज्यादा एसिड कम, तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना बच्चे, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम पानी में एसिड डालेंगे, एसिड में पानी कभी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि जब डाइल्यूट करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो जो हीट रिलीज हो रही है ना, अगर एसिड में पानी डालेंगे तो जो हीट रिलीज होगी वो आपको जला सकती है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है आपकी सेफ्टी के लिए कि पानी में एसिड डालो, वो भी धीरे धीरे, और पानी को स्टीयर करते रहो, घुमाते रहो, ताकि जो हीट रिलीज हो वो धीरे धीरे एब्सॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड के यूजेस क्या होते हैं ये आप पढ़ सकते हो, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कहां कहां बढ़ेंगे? बेसिस की तरफ। बेसिस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, स्लिपरी, छूने में स्लिपरी होते हैं, सोपी टू टच। अब एक मैं आपका मिथ बस्ट कर देता हूं, लोगों को लगता है सिर्फ एसिड डेंजरस होता है। नहीं नहीं भैया, बेसेस आर ऑल्सो करोसिव इन नेचर। बेसेस भी जलाएंगे, बेसेस भी जलाने की कैपेसिटी रखते हैं, और बेसेस भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, आप पढ़ोगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेसिस, एसिड में क्या कॉमन था? हाइड्रोनियम आयन। बेसिस, बेसिस में क्या कॉमन होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो यहां से एक सवाल बनता है कि अमोनिया फिर बेस के जैसा क्यों एक्ट करता है? अमोनिया तो NH3 को बोलते हैं। तो अमोनिया बेस की तरह इसलिए एक्ट करता है क्योंकि अमोनिया गैस को जब पानी में मिलाते हैं तो वो बना लेता है NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक वीक बेस की तरह एक्ट करता है अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो उल्टा चलेंगे, सभी बेसेस में क्या कॉमन होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पर कोई वाटर से नहीं जुड़ेगा, सीधा सीधा सवाल है कि बेसेस में क्या कॉमन है, तो सर हाइड्रोक्साइड आयन है। और बेसेस भी अपना बेसिक कैरेक्टर कब दिखाएंगे? पानी में डिसॉल्व होने के बाद। ठीक है, और जो बेसेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्कली। ठीक है, और जैसे डाइल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर एक्सोथर्मिक था, डाइल्यूशन ऑफ बेस इन वाटर इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसके अलावा देखो, बेस मेटल से रिएक्ट करेंगे, एसिड मेटल से रिएक्ट किया था, क्या था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन।
तो बेस जब मेटल से रिएक्ट करेगा क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यस बट ओनली फॉर दीज टू मेटल्स। और भी मेटल्स है बट 10th में यही दो ध्यान रखो, और भी है, लेड है, टिन है, बेरिलियम है, बट आपको ये दोनों याद रखना है। जनरली इसीलिए लिख रखा है मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये दो मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट भी बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। बच्चों क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जिंक जब बेस से रिएक्ट होगा क्या होगा। बच्चे जनरल जनरल वे रट के जाते हैं, लिखते हैं नो रिएक्शन। याद रखना इन्हीं ये दो जो मेटल्स पढ़ रहे हो ना, ये जो दो मेटल्स पढ़ रहे हो आप, इन्हीं का नेचर होता है एम्फोटेरिक, जो आप 3rd चैप्टर में वापस पढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, जिंक बनाता है सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है बच्चे, सोडियम जिंकेट, ये कंपाउंड का नाम। और इसका नाम क्या है बच्चे, सोडियम एल्यूमिनेट। थोड़ा बड़ा लिख दिया बट कोई बात नहीं, सोडियम एल्यूमिनेट, ये नोट कर लेना। ठीक है, नोट्स में नहीं मिलेगा तो अभी लाइव देख रहे हो तो तुरंत ये फॉर्मूला कहीं नोट कर लो आप। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। सर बेस जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट होगा तो क्या होगा। सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सर जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, अरे एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से रिएक्ट करे, बात तो एक ही है, सेम रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहते हैं ना, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, दोनों ही केस में रिएक्शन हो जाती है, खरबूजा कट जाता है, सेम रिएक्शन है। ठीक है, तो बेस में ज्यादा रिएक्शन हमें नहीं पढ़नी थी। हमने पढ़ा था एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा था, सॉल्ट और वाटर बन रहा था, तो हमने मेटल ऑक्साइड को बेसिक कह दिया था। अब यहां नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, मतलब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या हुआ बच्चों, एसिडिक। खत्म। एग्जांपल ये रहा आपके सामने, सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट वाटर बना रहा है, तो CO2 का नेचर क्या हुआ, एसिडिक नेचर हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ गया, बेसिस के क्या यूजेस है। तो बेस का आपको पता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, यहां फॉर्मूला, यहां नाम लिखा हुआ है। आपने बेकिंग सोडा पढ़ा, एंटासिड की तरह हम ट्रीट करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है पेट में। तो ये यूजेस बहुत कॉमन है, आप लोग आराम से याद कर सकते हो, बस देख लेना। सवाल तो बहुत रेयरली पूछा जाएगा यहां से, बट देख लेना यार, क्या दिक्कत है, सिंपल रटने वाली फैक्ट वाली बातें, समझने वाली बात पे आते हैं। अब आता है बात पीएच। इंडिकेटर में जब हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे तो हमें वहां ये नहीं पता चल रहा था कि सर या तो एसिड पता चल रहा था या तो बेस पता चल रहा था। हमने वहां जो पढ़े वो एसिड बेस इंडिकेटर थे। पीएच आता है और कहता है मैं हूं यूनिवर्सल इंडिकेटर, तुम न्यूट्रल हो तो भी मैं बता दूंगा। पीएच किस बेसिस पर बनाया गया, पीएच एक स्केल है जहां पर वैल्यू कहां से कहां तक जाती है बच्चे, 0 से 14 तक जाएगी, 0 से 14 तक जाएगी। और पीएच स्केल किस अकॉर्डिंग वैल्यू देती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ठीक है, और याद रखना बेसिस के पास भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, पर वो बेसिक क्यों होते हैं सर, क्योंकि उनके पास हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं, H+ आयन कम होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, 0 से 14 तक की स्केल होती है, जिसके पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू किधर आएगी, 0 से 3 के बीच में। जनरली 0 से 7 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 to 7 एसिडिक नेचर, 7 इज न्यूट्रल, 7 to 14 बेसिक। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेसिस इधर आते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे इधर आ रहे हो एसिडिक नेचर कम हो रहा है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड इधर देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी पता चल जाएगा आपको। जब एसिड बेस इंडिकेटर बताया था तो एसिड बेस इंडिकेटर सिर्फ ये बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। आपको पीएच बता के देगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस की वैल्यू ऑब्वियसली 7 से 10 के बीच में, वीक एसिड की वैल्यू ऑब्वियसली 4 to 7 के बीच में। इस जितनी छोटी वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, जितनी बड़ी वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक नेचर। दोबारा सुन लेना कंफ्यूजन हो तो। आगे चलते हैं, इसी बात पर हम आगे चले। देखो, strength of acid and bases depends on the number of H+ ion and hydroxide ions produced। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होंगे, जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे। ठीक है, और वीक एसिड्स के पास कम होंगे हाइड्रोजन आयन।
सेम इज ट्रू फॉर बेस, बस बेस में हाइड्रोक्साइड आयन कर दो। स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे, वीक बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन कम होंगे। बस इतनी ही सी बात है। आगे चलते हैं, आगे में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएच। देखो एप्लीकेशन ऑफ पीएच में हम बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत जगह ऐसा होगा कि सर इसका एसिडिक नेचर बढ़ गया क्या करें, सर इसका बेसिक नेचर बढ़ गया क्या करें। जब भी इलाज के तौर पर तुम्हें यूज करना है तो हम हमेशा या तो वीक एसिड का इस्तेमाल करेंगे या फिर वीक एसिड का, वीक एसिड या फिर वीक बेस का। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, या तो माइल्ड एसिड यूज करूंगा या तो माइल्ड बेस यूज करूंगा। पर क्यों सर? क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर इलाज के तौर पे यूज करोगे तो सीधे इंतकाल हो जाएगा। क्यों? पढ़ा था एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, बेसेस आर आल्सो करोसिव इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये जलाने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए इलाज के तौर पर इसका इस्तेमाल हम कभी भी नहीं करेंगे। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हमारे बॉडी का नॉर्मल पीएच रेंज होता है 7 से 8 के बीच में, 7.4 एवरेज मान के चलो, ठीक है। एसिड रेन की बात कर लो, जब आपको पता है कि रेन वाटर में ये दोनों गैसेस ज्यादा इवॉल्व अगर डिसॉल्व हो जाएं तो रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है। और जब इतना एसिडिक रेन जमीन पे गिरेगा तो बिल्डिंग्स को अलग डैमेज करता है, एक्वेटिक लाइफ को अलग इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पॉन्ड वगैरह का भी पीएच कम हो जाएगा, ठीक है। तो सांस वांस लेने में तकलीफ होगी हमारी मछलियों को, हमारे अंदर के प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब होगा। प्लांट्स का भी देखो, प्लांट्स का ग्रोथ भी तभी हेल्दी ग्रोथ जब ही हो जाता है जब उनकी जो मिट्टी है वो ज्यादा एसिडिक ना हो और ना ही ज्यादा बेसिक हो, नॉर्मल रेंज पे काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखो। और एक एक्टिविटी ये भी है कि अपन एक जगह जाओ, ढूंढो कि जहां प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, वहां की मिट्टी लो, उसका सोल्यूशन बनाओ, एक्वस सोल्यूशन, और पीएच पेपर से टेस्ट कर लो। आपको पता चल जाएगा कि जहां अच्छा ग्रोथ हो रहा था वहां के सॉइल का पीएच क्या है। अब एक सवाल पूछ लिया जाता है कि आपके गार्डन में प्लांट्स ना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, और आपके प्लांट्स इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि वहां की मिट्टी ज्यादा बेसिक हो गई है। तो क्या करोगे? माइल्ड एसिड डाल दो, सही हो जाएगा, पीएच मेंटेन हो जाएगा। मान के चलो ज्यादा एसिडिक हो गई थी, क्या करोगे? माइल्ड बेस डाल दो, ठीक है। तो इलाज के तौर पर हमेशा माइल्ड एसिड या माइल्ड बेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा स्टमक जब हम ज्यादा खा लेते हैं एसिडिटी हो जाती है, HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, क्या करोगे? NaOH पी लोगे? नहीं पियोगे, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जल जाओगे, यही जल जाएगा, सीधे भगवान से मुलाकात, ठीक है, जय श्री राम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या करेंगे? एंट एसिड यूज करेंगे जिनका नेचर माइल्ड बेसिक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा। सेम, दिन भर खाना खाओगे, जो आपका माउथ का पीएच है वो 5.6 से कम गया, आपका टूथ डीके चालू हो जाएगा। याद रखना, टूथ इनेमल जो होता है वो बॉडी में का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। टूथ डीके कब चालू होता है? जब दिन भर खा रहे हो और 2 दिन से ब्रश ही नहीं कर रहे हो, पीएच नीचे गिरता चला जाएगा। इसीलिए जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो गेस करो टूथपेस्ट में क्या होता होगा? अरे बेसिक नेचर है टूथपेस्ट का। क्यों? क्योंकि 5.6 से अगर नीचे पीएच गिरा तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, तो दांत जल्दी खराब होंगे। तो जब टूथब्रश सुबह सुबह घसते हो ना, ऐसे ऐसे करके, जो आप दांत घिसते हो, दांत जो घिसते हो भाई साहब, उससे हमारा पीएच वापस नॉर्मल मेंटेन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश करो, ठीक है। तो मैं तो करता हूं, तुम लोग भी कर लेना, ठीक है। ब्रश करके देखा करो वीडियो भाई, है ना, ठीक है ठीक है। स्मेल आ रही है, अरे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही आपको मधुमक्खी काट ले, बी या एंड स्टिंग जब काटती है ना तो आपके बॉडी में एसिड इंजेक्ट करती है, क्या करोगे? माइल्ड बेस रगड़ो, क्या रगड़ो? माइल्ड बेस, ठीक है। याद रखना, कई बार पूछा जाता है बी और एंड स्टिंग में क्या होता है, अरे क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड का एक और नाम फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। रिलीफ कैसे मिलेगा? बेकिंग सोडा रगड़ दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रगड़ दो। एक और चीज, आप जंगल में गए, आपको नेटल प्लांट लग गया, नेटल प्लांट में जैसे अपने हमारी ये रोम रोम बोलते हैं ना, वो गूज बम्स, ठीक है ठीक है। तो ऐसे स्मॉल हेयर्स होते हैं, और अगर इसके हेयर आपके स्किन में लग गए तो इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि नेटल प्लांट्स में भी क्या होता है? आपका मिथेनोइक एसिड होता है। तो नेचर हर चीज का सॉल्यूशन बताता है। जहां नेटल प्लांट उगता है ना, उसी के आसपास में, उसी इलाके में एक डॉक प्लांट भी उगता है। डॉक प्लांट लो, रगड़ लो, ठीक है। इसकी इमेज एनसीईआरटी में, ठीक है। कॉपर के बर्तन खराब हो गए, कॉपर के बर्तन क्या हो गए?
डल हो गए, गंदे हो गए। क्यों? कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन गई। कॉपर ऑक्साइड की लेयर क्यों बनी भाई? बन गई वो बेसिक लेयर होती है। क्या करो? नींबू निचोड़ दो। बेसिक लेयर थी, नींबू एसिडिक होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बन गया, खत्म कहानी। पानी से धो दो और अच्छे से, ये लो, यही हो जाएगा, हो गया कॉपर का बर्तन साफ। ये इस पे सवाल पूछता है सीबीएसई तुमसे कि कॉपर के बर्तन को नींबू से क्यों घस रहे हैं? अरे भाई कॉपर का बर्तन गंदा हो गया है, खाना पका पका के, बेसिक नेचर है बेचारे का, रगड़ दिया हमने नींबू, उसमें करा दी एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हो गया कब भैया बर्तन साफ। बर्तन साफ हो गए, आ जाओ नमक डालो, अब खाना बनाएंगे। सॉल्ट्स किसे कहते हैं? सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर जाए, सॉल्ट बन जाता है। एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाए, सॉल्ट बन जाता है। बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाए, सॉल्ट बन जाता है। लो सीख गए सॉल्ट। सॉल्ट के तरीके समझो। फैमिली ऑफ सॉल्ट कैसे करोगे? अब देखो, तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारी गिनती मतलब जब तुम दादी के यहां हो तो दादी के फैमिली में भी काउंट होते हो, जब नानी के यहां जाते हो तो नानी के फैमिली के हिसाब से काउंट होते हो, ठीक है, रिश्तेदारी में। तो वैसे ही फैमिली ऑफ सॉल्ट होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड हर वो फैमिली में आएगा जहां सोडियम एज पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये सब सोडियम फैमिली से, ठीक है। लेकिन जब क्लोराइड फैमिली काउंट करूंगा तो सोडियम क्लोराइड उधर भी काउंट होगा। पॉजिटिव आयन के हिसाब से भी एक फैमिली होती है और एक नेगेटिव आयन के हिसाब से फैमिली होती है। तो अगर सोडियम फैमिली की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, एन नंबर ऑफ सॉल्ट्स। अगर मैं क्लोराइड फैमिली की बात करूं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब एक ही फैमिली से है, क्लोराइड फैमिली से। तो ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। ये चीज याद रखना जो यहां पर लिखी हुई है आप सभी के लिए। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो दोनों स्ट्रॉन्ग तो बेटा न्यूट्रल, एक स्ट्रॉन्ग तो जो स्ट्रॉन्ग उसका नेचर आएगा सॉल्ट में, अगर बेस स्ट्रॉन्ग तो बेस का नेचर, खत्म, एग्जांपल दिया रखा है आपको, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आएगा? HCl, H2SO4, HNO3, इनके अलावा कोई और एसिड दिख रहा है वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आएगा? NaOH और KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है। क्या कहलाएंगे? ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। इनके अलावा कोई और बेस दिखे वीक है वो, ठीक है। आगे चलो, यहां से आ जाता है सबसे पहला सॉल्ट, नमक कैसे बनाओगे? अभी बोला यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दो, लेकिन ये वाला प्रोसेस जब छोटे स्केल पर आपको सॉल्ट बनाना है तब यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समंदर है, समंदर का पानी लो, उसको इवोपोरेट कर दो, क्या बन जाएगा? नमक। कई बार अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी नमक बनाया जाता है, ठीक है, जहां का समंदर का पानी थोड़ा दूर गया और वहां जाके सूख गया, ठीक है। तो क्या करो, माइनिंग से, अंडरग्राउंड डिपॉजिट से रॉक सॉल्ट निकाल लो, रॉक सॉल्ट को इवोपोरेशन और फिल्ट्रेशन की मदद से आप इंप्योरिटीज हटा दो, नमक मिल जाएगा। सर नमक के यूजेस क्या है? अगर नमक के यूजेस भी मुझे तुम्हें बताने पड़े तो बहुत दिक्कत है भाई। बर्फ पिघलाने में नमक, साबुन बनाने में नमक, अचार को प्रिजर्व करने में नमक, भाई खाना बनाने में नमक। और नमक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नमक हमारे मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसमें भी एसिड का सही से प्रोडक्शन हो, इसलिए नमक खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नमक खाओ भैया। और नमक का यूज होता है बाकी सॉल्ट की फॉर्मेशन में, आगे देखेंगे। इसके बाद का एक और सॉल्ट है, देखो एक और सॉल्ट आता है कॉस्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट फॉर्मेशन। सवाल आएगा इससे, सवाल आएगा इससे। क्या होता है? नमक का पानी ले लो आप, नमक का पानी जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। कहां गया ब्राइन? कहां लिखा है मैंने? देखो सर लिखना भूला, ये रहा ब्राइन। ब्राइन क्या करते हैं? नमक का पानी, इससे क्या करो? बिजली पास कर दो, चुपचाप बिजली दे दो इसको। जैसे ही नमक के पानी से बिजली पास करोगे, क्या बन जाएगा? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पर बात यहां खत्म नहीं होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैस और रिलीज होगी, एक होगा हाइड्रोजन गैस और दूसरा होगा क्लोरीन गैस। अब देखो, क्लोरीन गैस, क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव, नॉन मेटल है ये। नॉन मेटल हमेशा कहां रिलीज होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, एनोड पर रिलीज होगा। क्लोराइड गैस कहां रिलीज होगी? क्लोरीन गैस एनोड पर। और ई ससुरा अगर एनोड पर हो रहा है तो ये कहां होगा? कैथोड पर होगा। H पॉजिटिव आयन बनाता है, कहां जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इस सॉल्ट की फॉर्मेशन को एक नाम दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि प्रोडक्ट में क्लोरीन बन रहा है, तो क्लोरीन का क्लोर, और ये बेस है जो पानी में सॉल्युबल होता है, बता चुका हूं, जिसको अल्कली कहते हैं, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस नाम दे दिया गया। इससे सोचो कितना सवाल बन सकता है। ब्राइन किसे कहते हैं? रिएक्शन लिख के बताओ।
क्लोरीन कहां रिलीज होगा? सर एनोड पर रिलीज होगा। हाइड्रोजन कहां रिलीज होगा? कैथोड पर रिलीज होगा। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना जो NaOH बनता है ना, ये कैथोड के पास में बनता है, कैथोड के पास में कलेक्ट होता है, ठीक है। तो याद रखना इसके तीन के तीनों प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए इससे सवाल बनेगा तो सीधे 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अरे भाई जो 3 प्रोडक्ट बने उसके यूजेस भी तो हैं। हाइड्रोजन गैस अमोनिया गैस बनाने में काम आता है, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, फ्यूल, भाई हाइड्रोजन से ऐसा फ्यूल बनेगा पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को फ्यूल बनाने में भी काम लिया जाता है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, साबुन बनाने में काम आएगा। मेटल्स, अगर मेटल को डिग्रीज करना है तो काम आ जाएगा आपका। पेपर बनाने में भाई ये इसका काम आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लोरीन का काम कहां आ रहा है? स्विमिंग पूल जाते हो क्लोरीन बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में काम आ रहा है। तो ये सारे यूजेस से भी सवाल पूछा जा सकता है। और ये है डायग्राम, देखो कैथोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है, एनोड पर क्लोरीन गैस कलेक्ट हो रही है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां बन रहा है? कैथोड के पास इधर कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत जोश में है। अब देखो जिस इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है उस इंडस्ट्री में आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है। ये मेरा याद करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर दो, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो एक सॉल्ट बनता है विच वी कॉल कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या बनता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये वाली रिएक्शन अपडेट हुई है, ये न्यू रिएक्शन है, ये याद रखना, न्यू रिएक्शन है ये, अपडेटेड वाली। तो इस पर सवाल लास्ट ईयर भी पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ इस साल भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये फॉर्मूला अपडेट कर लें, ठीक है। याद रखो, यहां पे बता के जा रहा हूं मैं आपको, ब्लीचिंग पाउडर इस पूरे के मिक्सचर को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो आप इस फॉर्मूले को लिखोगे जिसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है। तो जहां जहां क्लीनिंग की जरूरत है उन इंडस्ट्री में काम आएगा। कपड़ों की इंडस्ट्री में वुड पल्प से पेपर बनता है, तो वुड पल्प को साफ करने में काम आएगा, ठीक है। वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह काफी जगह यूज होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आएगा। जो आप ऊनी कपड़े देखते हो ना, वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में काम आएगा। तो कोई भी 2 यूज आप आसानी से लिख पाओगे ब्लीचिंग पाउडर के। इसके बाद एक और आ जाता है, इसके बाद क्या आता है? कौन सा सॉल्ट आएगा? आएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाए? तो अगेन क्या करना है आपको? नमक का पानी लो, कार्बन डाइऑक्साइड पास करो और अमोनिया पास करो, आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा। साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड, लिख लेना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक और तरीका है, अगर आपको लैब में बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट से CO2 गैस पास करो, अलोंग विथ वाटर, क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्मॉल स्केल के लिए यूज होता है, लिखा हुआ है यहां, ठीक है। बेकिंग सोडा बन गया। बेकिंग सोडा के यूजेस से काफी अच्छा सवाल आता है। पहला यूज का कि एंटासिड की तरह एसिडिटी ट्रीट करने में, पता ही है। दूसरा, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है सुन लो। बेकिंग सोडा होता है एक सिंगल कंपाउंड, बेकिंग पाउडर हम कहते हैं मिक्सचर को। सर किसका मिक्सचर? बेकिंग सोडा के साथ कोई भी एक एडिबल एसिड मिलाया जाता है, आमतौर पर टार्टरिक या सिट्रिक एसिड, जो जनरली फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। पर बेकिंग सोडा में हम एडिबल एसिड क्यों मिला रहे हैं? आपको पता है बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का, मतलब कड़वा। तो अगर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके केक या ब्रेड बनाओगे तो उसमें कड़वाहट आएगी, और कड़वा ब्रेड और कड़वा केक कौन ही खाएगा? ठीक है, चुड़ैल खाएगी। लेकिन हम तो इंसान हैं, तो इसीलिए बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कौन करता है? एसिड। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड तो डालोगे नहीं क्योंकि खाना है, तो हम डालते हैं एडिबल एसिड, फ्रूट्स वाले एसिड। उससे क्या होता है? बेस का बेसिक नेचर एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। सॉल्ट फॉर्मेशन के कारण केक या ब्रेड का टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। अब होता क्या है, आपने बेकिंग सोडा में क्या डाला? एसिड डाला, सिट्रिक एसिड। एसिड का फॉर्मूला नहीं लिखना, एसिड से H+ आयन मिलता है, हमें पता है। तो H+ आयन जनरली उस कोई जो एसिड डाल रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या होगा? ये H+ आयन इसके बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे? सोडियम का सॉल्ट बनाएगा। सोडियम बेस का पॉजिटिव आयन का ही सॉल्ट बनता है,
ठीक है, और CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये CO2 गैस जो रिलीज होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये CO2 के कारण ही जो आपका केक है वो फूल जाता है, पोरस होता है, सॉफ्ट लगता है खाने में, स्पॉन्ज टाइप बनता है। ठीक है, तो यहां से दो सवाल बनते हैं। देखो, दो सवाल, एक सवाल तो CBSE पूछेगा, दूसरा मैं पूछूंगा। पहला सवाल कि अगर मैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूं तो क्या होगा? अरे केक आपका फूलेगा ही नहीं, केक फूलेगा ही नहीं तो छोटा और हार्ड बनेगा, खाने में मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यह सवाल पूछता है, क्योंकि यह हो गया। लेकिन एक और दिक्कत है, मान के चलो सवाल यह पूछ ले कि अगर मैं बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज करूं तो क्या होगा? केक बनेगा? हां, केक बनेगा, केक फूलेगा भी, केक स्पॉन्जी भी रहेगा, लेकिन कड़वा लगेगा। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक होता है, तो वो बेटा कड़वा लगेगा। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज टार्टरिक एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द सॉल्ट फॉर्म्ड इन एबव रिएक्शन। यहां बेसिक सॉल्ट बन रहा है, लेकिन जब एसिड डालोगे तो यहां जो सॉल्ट बनेगा उसका टेस्ट अच्छा होता है। अब समझ गए पूरी बात? बेकिंग पाउडर डाल तो सकते हो पर खा नहीं सकते, सॉरी, बेकिंग सोडा डाल तो सकते हो पर खा नहीं सकते केक। क्यों? क्योंकि कड़वा लगेगा, इसीलिए हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। दोबारा सुन लेना, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यूज कहां आता है बेकिंग सोडा का? फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें दो अंदर टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, एक में बेकिंग सोडा होगा, एक में एसिड होगा। आप बटन प्रेस करोगे, दोनों मिक्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और आग आपकी बुझ जाएगी। आपकी आग नहीं, बिल्डिंग की आग। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। सर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? डेफिनेशन तुम्हारे लिए है, एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है। सर आपके लिए क्या है? मेरे लिए एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको देता हूं। किसी भी सॉल्ट में प्रेजेंट नमी, चिपचिपापन इज व्हाट यू कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में जितना नमी है उसी को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहे हैं? डॉट 5H2, 5। इसमें कितने दिख रहे हैं? डॉट 7, 7। खत्म, 7। थाला फॉर अ रीजन। आगे आगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सॉल्ट बचे। जैसे अब बचा है वॉशिंग सोडा। अरे वही जिससे कपड़े धोते हो। कैसे बनता है? पहला स्टेप सेम है जो बेकिंग सोडा का था। नमक का पानी लो, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करो, सबसे पहले क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा को आपको क्या करना है? आपको बेकिंग सोडा को बच्चों हीट कर देना है। क्या करना है? हीट करना है। जब बेकिंग सोडा को हीट करोगे बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। सूखा वॉशिंग सोडा बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? सूखा वॉशिंग सोडा, मतलब एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। होगा क्या? अब इस सूखा है ना, इस सूखे को पानी में मिला दो। पानी में मिला दोगे क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको आप कहते हो क्या? वॉशिंग सोडा कह देते हो। क्या कह देते हो बच्चे? वॉशिंग सोडा कह देते हो। वॉशिंग सोडा का यूज कहां होगा? अरे घर पे यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस में, क्लीनिंग के लिए। वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है, यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेपर और सोप इंडस्ट्री में भी काफी काम आता है। सोडियम से एक कंपाउंड बनता है बोरैक्स, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काम आ जाता है। इसके बाद लास्ट सॉल्ट है, जिसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और वो सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी का हाथ टूट जाता है तो पीओपी चढ़ते हुए देखा होगा आपने। पीओपी बनता कैसे है? वो बनता है जिप्सम से। कैसे बनेगा? जिप्सम को देखो, डॉट 2H2O, दो मॉलिक्यूल लेके घूम रहा है पानी के, ये नमी। इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं ना बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट करना है, याद रखना, तो इसके 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवोपोरेट हो गए। तो बचा क्या? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो ये जो हाफ H2O के साथ बचा, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? POP, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं? हेमीहाइड्रेट। और फॉर्मूला इसके बगल में ही लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है। अब तुम समझो, इसके पास आधा मॉलिक्यूल वाटर का है। अगर इसको थोड़ा सा भी, जरा सा भी पानी मिला, ये तुरंत जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और हो भी जाता है। इसीलिए हम क्या करते, देखो जरा सा पानी मिला, ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। और जिप्सम क्या होता है? एक हार्ड मास होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर किया जाता है, जब आप दुकान पर भी लेने जाओगे तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे,
आपका पीओपी जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और जिप्सम फिर आपके किसी काम का नहीं बचेगा। बोलेगे सर जिप्सम से वापस पीओपी तो बना ही सकते हैं। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस कहां से मेंटेन कर पाओगे? किल्न, एक भट्टी, किल्न मतलब एक अंडरग्राउंड भट्टी होती है जिसमें बनता है ये, ठीक है। तो इतना आसान प्रिपरेशन नहीं है, इसीलिए ये क्या होता है कि आपको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। सर पीओपी के यूजेस क्या है? हड्डी टूट गई जोड़ दो, सीलिंग सजानी है पीओपी से सजा दो, सर मूर्तियां बनानी है पीओपी से बना दो, खत्म हो गया भाई। फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह काम आता है, एयर टाइट कंटेनर्स बनाने में काम आता है, एपेरेटस मतलब कंटेनर्स ही होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो बहुत आसान चैप्टर था, आसान आसान यूजेस थे। आई होप आप सभी को समझ आया हो बच्चे। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आपके लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी ही इस चैप्टर का लाइव सेशन में भी जल्दी ही इस चैप्टर का लाइव सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार आप